हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, आस्था आईएएस का पीडीएफ है जो कि हिस्ट्री है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवनी के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनका हमारे जीवन में या फिर भारत में क्या योगदान रहा है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इससे एक क्वेश्चन आता है बीपीएससी GS1 का पेपर मेंस में। एक क्वेश्चन या तो रविंद्रनाथ टैगोर से या फिर किसी भी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जो भी फेमस पर्सनालिटीज होते हैं उनमें से किसी एक के बारे में लिखने के लिए एक प्रश्न आता है। तो इसलिए हम लोग इसको अभी पढ़ेंगे और याद करेंगे। इससे पहले के 2 वीडियोज में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो चुका है, जो कि थोड़ा सा लंबा था। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में शॉर्ट से हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए भी तो बहुत ही शॉर्ट्स वाला में आए, फर्स्ट जो क्वेश्चन का होते हैं छोटा सा लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पे 3 भागों में बांट करके मतलब लिखा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 3 आधार पे डिस्क्रिप्शन हुआ है। पहला शिक्षा के आधार पे, दूसरा ये कवि थे और तीसरे ये चित्रकार थे। तो इनका शिक्षा के बारे में क्या ओपिनियन था, क्या योगदान था, एज ए कवि क्या था और फिर एज ए चित्रकार क्या था। शिक्षा के रूप में इन्होंने सत्य आधारित, स्वरूपवादी नीति, रचनात्मक विचारों तथा कार्य और इसके अलावा माध्यम के स्तर पर इन्होंने कार्य किया और इन सारे नीतियों को इन्होंने अपनाया। तो सत्य आधारित अर्थात सच्चाई होनी चाहिए, सत्य पता है आप लोग को, नाम से ही पता चल रहा है। स्वरूपवादी नीति, रचनात्मक विचार तथा कार्य अर्थात की जो सांस्कृतिक शिक्षा है, जो भारतीय परंपरा है, धरोहर है, उसको बचा के रखना। इसके अलावा माध्यम के स्तर पर भी कार्य इनके द्वारा किया गया। तो इसको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे और जानेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शिक्षा के बारे में जो विचार था, जो ओपिनियन था, सत्य पे आधारित था। उनका विचार किस पे आधारित था? तो सत्य पे आधारित था। उनका मानना था कि अविद्या बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। अगर कोई इंसान के पास शिक्षा ना हो, विद्या ना हो, तो उनकी बुद्धि को वो भ्रमित कर सकती है, सही गलत पहचानने में वो शायद सक्षम ना हो पाए। इसलिए सत्य आधारित शिक्षा जो होती है वो आत्मा को पहचानने में मदद करती है। सत्य आधारित शिक्षा आत्मा को पहचानने में, खुद को पहचानने में, सेल्फ डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे व्यक्ति स्वयं को माया जाल में जकड़े जाने से सुरक्षित रख पाता है। तो शिक्षा से व्यक्ति अगर खुद का जो माया जाल है या फिर सही गलत का चुनाव करने में बहुत ही आसानी से वो कर पाता है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो। और उसके मन में जो सस्पिशियस चीजें होती हैं उसको क्लियर कट वो सही सोच और सही चीजों का चुनाव कर पाएगा। टैगोर का मानना था कि बच्चों को शिक्षित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी चाइल्ड को शिक्षित करना भारत का या फिर हर व्यक्ति का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बाकी चीजें उतनी नहीं है। इसके द्वारा राष्ट्र का निर्माण करने के लिए भी शिक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है। वे प्रत्येक मानव समुदाय को इस प्रकार शिक्षित करना चाहते थे कि उसमें शक्ति आ सके। किस प्रकार की शक्ति आ जाए? तो अपने जीवन में स्वतंत्रता तथा न्याय के महत्व को समझ सके। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि अगर सभी व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने हक को, अपने अधिकार को, न्याय को, सामाजिक समानता को वो समझ पाएगा और जहां भी उसका उल्लंघन होगा, हनन होगा, तो वो उसके विरोध में उठ खड़ा होगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके शिक्षा के सिद्धांत का विस्तार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास से था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा से तात्पर्य क्या था कि किसी भी मनुष्य का शिक्षित होना अर्थात कि उसके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, उसके आत्मा का सत्य होने का विकास हो। वे इसी के अनुरूप समाज में सुधार की इच्छा रखते थे। वो जानते थे और उनका मानना था कि शिक्षा से ही समाज में सुधार संभव है। उनका यह भी मानना था कि सिर्फ पुस्तक के ज्ञान से बच्चों की रुचि, जो बच्चों की रुचि होती है वो
और पूर्णतया विकास नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए बच्चे तो उनका पर्सनालिटी विकास हो जाएगी, पूर्ण नैतिकता विकास हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका परिणाम स्वरूप बच्चे शैक्षणिक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ किताबी बुक से, पुस्तकों से जो ज्ञान एकेडमिक स्तर पर लेते हैं उसे सिर्फ डिग्रियां मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती है। और महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं ऐसी इसी प्रकार की शिक्षा की बात वो भी करते थे। लेकिन स्वयं में राष्ट्र के निर्माण में शक्तिशाली भूमिका वो नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि उनकी से पुस्तकों की ज्ञान से और उसमें एक तो रुचि नहीं होती है और उनका पूर्णतया विकास नहीं होती है। जब किसी बच्चे का पूर्णतया विकास नहीं होगा तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका उतने अच्छे से नहीं निभा पाता है जितना कि हर एक इंसान के दायित्व होती है। टैगोर का विश्वास था कि बच्चों के बीच सांस्कृतिक शिक्षा का प्रबंध बचपन से ही होना चाहिए। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को क्रियान्वित या मुक्त रूप देने के लिए विश्व भारती की स्थापना की है। चूंकि जब विचार आते हैं ना तो उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ कार्य भी करना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के बारे में लेकर बहुत ही अद्भुत विचार थे, तो इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है धरातल पे। तो उसके लिए उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की और इस विश्व भारती के माध्यम से उन्होंने व्यवहारिक स्वरूप देने का कार्य किए। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा जो होती है उसके सिद्धांत का आधार रचनात्मक कार्य की रूपरेखा है। अर्थात जो वास्तविक शिक्षा है उसके सिद्धांत जो है उसका आधार रचनात्मक कार्य की रूपरेखा होनी चाहिए कि बच्चे में रचनात्मक कार्य की इंटरेस्ट बढ़े और वो जागरूक हो। उनके विचार में वास्तविक शिक्षा बच्चों में स्वतंत्रता का विकास करता है और स्वतंत्र मस्तिष्क जो होती है वो समाज के लिए रचनात्मक कार्य करती है। अगर हर बच्चा डेवलप होगा, वो स्वस्थ रहेगा, उसके दिमाग स्वतंत्र रहेंगे तो बच्चे का मस्तिष्क बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और वो रचनात्मक कार्यों में, समाज सुधार में या फिर समाज के विभिन्न सारे पहलुओं में वो कार्य करेगा। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके से सेवा कर रहे हैं समाज का। कोई डॉक्टर भी है तो क्या वो भी तो एक तरह से समाज की सेवा ही कर रहा है। तो बच्चे का मस्तिष्क की बदौलत ही अगर अच्छा कोई डॉक्टर हो जाता है तो लोगों के लिए मसीहा है वो। ये बहुत सारे पैसे हैं समाज में, बहुत सारी चीजें हैं। कोई नया नया इन्वेंशन ही कर रहा है, कोई उद्योगपति ही है, तो बच्चे के मस्तिष्क पे ही तो डिपेंड करता है और बच्चे बाद में जाके एडल्ट बनते हैं, फिर हमारा समाज बनता है। इसलिए शिक्षा पे जोर दिया गया। टैगोर विदेशी विचारों से प्रेरित थे और टैगोर उस समय क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा भारत में आ चुकी थी, उन्होंने उसका अध्ययन किया था तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी विदेशी विचारों से, उनकी सोच से। लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को पर्याप्त नहीं माना, क्योंकि भारतीय जो समाज थी वहाँ पे अंग्रेजी जन जन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचाई जा सकती थी, या फिर वो फॉरेन लैंग्वेज थी, दूसरे देशों की लैंग्वेज थी। मातृभाषा में बच्चों को जल्दी समझ में आती और बच्चे ज़्यादा विकास करते, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को पर्याप्त नहीं माना था, बल्कि अपना जो खुद का उनकी मातृभाषा है या फिर क्षेत्रीय भाषा है उसमें उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे मौलिक विकास नहीं हो पाता है और बच्चे के सुनहरे दिन और विदेशी शब्दकोशों और निर्जीव व्याकरण में समाप्त हो जाता है। अर्थात कि जो बच्चा जन्म से लेकर के बड़ा होने तक जो भाषा सीखा है वो नेचुरल है, उसको सीखना नहीं पड़ा अलग से। लेकिन अंग्रेजी क्या होता है, उसको लगभग उसका समय जो होती है पढ़ाई की स्टेज, वो विदेशी जितने भी शब्दकोश हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों में ये फैले हुए नहीं है इंग्लिश, उसके बहुत सारे व्याकरण है, वही सीखने में उनकी क्या होती है समय बर्बाद हो जाती है। वो क्रिएटिव चीजें, नई चीजें, रचनात्मक चीजें नहीं सीख पाते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को ही बेहतर समझा था और ये सही भी है। अभी चाइना इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है। कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको विभिन्न प्रकार से हम लोग समझेंगे। पहले प्रकृति का चित्रण, उगते हुए सूर्य के प्रति आकर्षण और ईश्वर के प्रति आकर्षण। कवि के रूप में टैगोर जी ने प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम दिखाई पड़ता है। उनका जो स्टार्टिंग की कविताएं थी, जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम वो प्रकृति, मतलब उनकी कविताओं से झलकता था प्रकृति प्रेम के बारे में, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, व्याख्या किया है।
वे प्रकृति को दया के मूर्ति के रूप में संबोधित करते थे कि प्रकृति जो है वो, कि हमारी प्रकृति दया की मूर्ति के रूप में है, क्योंकि प्रकृति का अंधाधुंध दोहन होते जा रहा है। धीरे धीरे टैगोर साहब प्रकृति से संपर्क तोड़ करके उदय होते हुए सूर्य की सुंदरता के बारे में उन्होंने वर्णन करना और कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया और सूर्य की सुंदरता के बारे में वो आकृष्ट हुए थे। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होंने प्रभात संगीत की रचना की थी। तो प्रकृति के बाद उन्होंने सूर्य की सुंदरता की तरफ आकृष्ट हुए और उसी के फलस्वरूप उन्होंने प्रभात संगीत की रचना की। बाद में उनकी कविताओं में आशावाद सामने आ गए और धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते उनकी कविताओं में अब आशावादी चीजें आने लगी थीं, जिसके अंतर्गत मानवीय गुणों की कल्पना विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। तो उसके बाद वो आशावादी हो गया और मानव के जो भी गुण हैं, जो भी उनकी रचनाएं हैं, तो उनकी वो कल्पना करके, कवि का काम ही होता है कल्पना करना, तो वो कल्पना करके उसके बारे में वर्णन करने लगे और फिर वो काव्य या कविता लिखने लगे। टैगोर अपने काव्य लेखन शैली में परंपरागत शैली का अनुसरण नहीं किए, जो पहले से चला आ रहा था पैटर्न शैली, तो उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया। उनकी लेखन जो शैली थी वो बहुत ही ज्यादा सादगीपूर्ण थी और मानव अस्तित्व के साथ साथ, चूंकि स्टार्टिंग में प्रकृति के प्रति ही उनका झुकाव था, तो मानव अस्तित्व के साथ साथ प्रकृति के अस्तित्व के साथ समन्वय करने से वो सजीव हो उठा, क्योंकि उनके लेखन शैली में मानवीय गुणों के साथ साथ प्रकृति का भी अंश देखने को मिला और दोनों को साथ साथ उन्होंने को रिलेट करके काव्य की रचना की। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पुरानी जो शैली थी उसका अनुसरण नहीं किया। इसलिए 1913 में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चूंकि इनका एक नया था, यूनिक था, लोगों को भी पसंद आई और फिर वो बहुत ही ज्यादा सादगीपूर्ण थी और बहुत ही लाभदायक थे हमारे समाज के लिए, इसलिए गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कविता संग्रह में कवि ने जो है वो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संग्रहों का वर्णन किया है। तो जो गीतांजलि था उसमें जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने ईश्वर के साथ साथ व्यक्तिगत गुणों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार उनके गीत का यह संग्रह जो था गीतांजलि, वो ईश्वर को समर्पित था और उसके साथ साथ इसका मैं इनका जो गीतांजलि था उसमें से एक लाइन था कि जहां सूरज के किरणें जगमगाती हैं, जहां गंगा की लहरें शांति से बहती हैं, वहां मेरा घर है, वहां मेरा देश है, यहाँ तुम्हारे हृदय से मेरा हृदय मिलता है। इस प्रकार से इनका जो साहित्य था, इनका जो ये काव्य था, उसमें सूर्य की कल्पना, उसके सुंदरता के साथ साथ ईश्वर और फिर मानवीय जो है उन सभी रूपों का एक में देखने को, संग्रह देखने को मिलती है। जो टैगोर जी थे उनकी साहित्यिक प्रतिभा केवल काव्य लेखन तक ही सीमित नहीं था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, छोटी छोटी कहानियां, निबंध और फिर आलोचनात्मक साहित्य का भी रचना किए थे। इस प्रकार टैगोर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरे। अगर जन जन में अपनी बात पहुंचाना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी माध्यम होती है कविता, काव्य। इससे क्या होती है ना, अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से मतलब बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है तो लोग जल्दी उस चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए नाटकीय माध्यम, संगीत का माध्यम या फिर कविता, काव्य, इन सब चीजों का सहारा लिया जाता है। फिल्मों के माध्यम से भी लोग जागरूक होते हैं। अगर डायरेक्ट बोला जाए बातें तो शायद लोग उतना उसको ना समझें जितना कि उनको एक सांस्कृतिक तरीके से, एक रंगमंच के जरिए उनको दिखाया जाए या फिर बताया जाए। एज चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान था, उन्होंने क्या किया है, तो एज चित्रकार के रूप में उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में भी
उनका बहुत बड़ा प्रमुख योगदान है। प्रारंभ में उन्होंने प्राचीन जो शैली थी उनका ही प्रयोग करके चित्र बनाते थे और बाद में उन्होंने धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि इजाफा होते गया, उनके चित्रकारी ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव होते गई और उसको नवीन पद्धति को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और चित्रों के माध्यम से अपने विचार एवं चिंतन को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने एक नया माध्यम की भी खोज कर ली। पहले स्टार्ट किए पुरानी चीजों से, प्राचीन शैलियों से, फिर धीरे धीरे नवीन, जैसे कि उन्होंने कविता में किया, फिर नवीन पद्धति को अपनाया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक नया खोज कर लिया, नया एक शैली बना दिया चित्रकारी का। टैगोर की कल्पना व्यक्ति शक्ति इतनी ऊंची थी कि उनकी जो चित्रकला थी वो अमूर्त चित्रकला की ओर झुकती चली गई। तो उनकी चित्रकारी इतनी शक्तिशाली थी कि उनकी जो चित्रकला थी वो अमूर्त चित्रकला की, एक कीवर्ड है, अमूर्त चित्रकला की ओर झुकती चली गई। धीरे धीरे अमूर्त अभिव्यक्ति से वो दूर चली गई और पशु पक्षियों और सरीसृप वर्ग का चित्र बनाने लगे और अमूर्त की तरफ झुकने के बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि पशु पक्षियों और सरीसृप, उनको तो पहले से ही प्रेम था प्रकृति से, तो उसकी तरफ उन्होंने अपना झुकाव किया और फिर उनका काल्पनिक चित्र बनाने लगे, ना कि वास्तविक। देखिए यहाँ पर काल्पनिक चित्र उन्होंने इमेजिनेशन कर करके चित्र बनाने लगे थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवनी खत्म होता है। बहुत ही शॉर्ट था, शॉर्ट में ही क्वेश्चन भी आता है। अभी स्टार्ट है राम मनोहर लोहिया जी, इनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर कोई यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।